Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 6th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 6 मार्च 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट द हिंदू का न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर टाइप कर देना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिल जाएगा। देखो, अगर इस तरीके से आप लोगों को ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब कि वो इस चैनल का लिंक है, उस पर भी क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आप लोग डेली पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से सारी बिल्कुल फ्री में। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग को मैप में जाके देखना है कुवैत को, कुवैत की क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। और आज हमारा थोड़ा सा ये न्यूज़पेपर एनालिसिस लेट अपलोड हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो ही गया, क्योंकि अभी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें साउंड नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर साउंड चलो क्लियरली आ रहा है वैसे तो। नाउ यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल, बात करी गई है आईटी रूल्स के बारे में। तो अभी सरकार हमारी आईटी रूल लेकर आई है, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल है, इसकी फुल फॉर्म है पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। तो ये रूल लाया गया। अब इस रूल के अंदर क्या था, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस रूल के अंदर है जो भी हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, और जो भी हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स हो गया, तो सोशल मीडिया पे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को मॉनिटर करा जाएगा। उस वजह से हम लोग इस रूल को लेकर आए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कोशिश रहेगी, जो फेक न्यूज़ है वो ना फैले। अगर कोई फेक न्यूज़ फैलती है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सोशल मीडिया से उसका अकाउंट बैन करवाएंगे या फिर ये फेक न्यूज़ को हटवाएंगे। इसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर रोकने के लिए ये हम लोग ये रूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस कंटेंट को रेगुलेट करेंगे। चलो, इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर लेकिन जो बात है वो कुछ अलग है। ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण, इनके द्वारा बोला गया। हमने अच्छी तरीके से इन रूल्स को देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। वो क्या कमी है कि सब चलो सही है, ठीक है, आप जो है कंटेंट को रेगुलेट करोगे, सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि मान लो कोई वॉयलेटर है, किसी ने इस रूल को तोड़ दिया और यहाँ पे सारे काम कर दिए, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्या फाइन मिलेगा, वो चीज़ें इस रूल के अंदर नहीं डिस्कस करी गई हैं। तो वो यहाँ पर इनके द्वारा मुद्दा उठाया गया है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या है बेसिकली आर्टिकल। एक उसके बाद आता है एक छोटा सा आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हूच ट्रेजिडी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रही थी, आज भी न्यूज़ के अंदर है, तो इसके बारे में सोचा मैंने थोड़ा सा बता दूं। हूच क्या होता है बेसिकली, हूच को बोलते हैं हम लोग इलिसिट लिक्कर, यानी कि अवैध तरीके से बनाई हुई लिक्कर, जो कि गलत तरीके से बनाई हुई शराब होती है। इसके अंदर रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, केमिकल्स का इस्तेमाल करा जाता है, और ये अनलाइसेंस्ड वाले लोग बनाते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता। अब केमिकल्स रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये जहर बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है मिथाइल मिथाइल एल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है इसके अंदर, और मिथाइल एल्कोहल शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। अगर आप लोग 10 ml मिथाइल अल्कोहल कंज्यूम कर लोगे तो ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाएगी, अंधे हो जाओगे। और लगभग 30 ml अगर मिथाइल अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो लगभग 10 से 30 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है किसी भी इंसान की। तो उसी वजह से ये हुज ट्रेजिडी देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा। खासकर बात करें पिछले साल बहुत न्यूज़ के अंदर था, पंजाब के अंदर काफ़ी तगड़ा हुज ट्रेजिडी देखने को मिला था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये क्या है हुज। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ यार आते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। बीच में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है एक भी, बीच में एडिटोरियल का पेज है, तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और वैसे भी आज सैटरडे है, सैटरडे में थोड़ा सा न्यूज़पेपर शॉर्ट ही आया है हमारा, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी कम है, प्लस एडिटोरियल भी कम आते हैं सैटरडे में। तो यहाँ पर बात करें पेज नंबर 9 पर, तो ये आर्टिकल दे रखा है। बात करी गई है, अभी आप लोग देख पाओगे, इंडिया और चाइना के बीच में पिछले साल काफ़ी सारा स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। लगभग साल भर से आपस पे ये बॉर्डर में खड़े हुए थे दोनों के जवान।
अब अगर हम बात करें तो उसका डिसएंगेजमेंट हो गया, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट देखने को मिला था, यानी जो इंडिया के सोल्जर्स से वो पीछे हट गए हैं, चाइना के सोल्जर्स है वो अपनी जगह से हट गए हैं, सब बिल्कुल पीसफुली काम हो चुका है, शांति से ये लोग डिसएंगेज कर चुके हैं। उसी को देखते हुए बात करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो एमईए बोलता है ये जो डिस्केलेशन हुआ है, ये डिसएंगेजमेंट हुआ है ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, इससे जल्द से जल्द क्या हो सकता है, आने वाले टाइम पे शांति रिस्टोर हो सकती है। यानी जिस तरीके से पहले रिलेशन हुआ करते थे इंडिया चाइना के, वैसे रिलेशन वापस से होते हुए नज़र आ सकते हैं, काफ़ी हद तक शांति को मेंटेन करा जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये बोला गया है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आई होप आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा ना। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी गई है कोविड-19 के केसेस के बारे में। तो अभी भी यहाँ पर 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोविड के केसेस लगातार तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके अंदर महाराष्ट्र बिल्कुल टॉप के ऊपर है। ये बात बोली गई है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे लगभग 8,998 फ्रेश इन्फेक्शन देखने को मिला है, और उसी तरीके से केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर भी डेली बेसिस पे काफ़ी हद तक केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे हमें करना ये है, वैक्सीनेशन को रैंप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये केसेस ऐसे बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल आए हैं म्यांमार के बारे में। तो आई होप आप लोगों को म्यांमार के बारे में मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा, जैसा मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे साथ डेली काफ़ी सारे नए व्यूअर जुड़ते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे म्यांमार की सिचुएशन के बारे में। तो म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है, बेसिकली म्यांमार के अंदर लेकर आ चुके हैं मिलिट्री को, मतलब कि मिलिट्री रूल आ चुका है, मिलिट्री अपना रूल कर रही है वहाँ पर। पहले वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लोगों ने चूज़ करके इस पॉलिटिकल पार्टी को बैठाया था। नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पर मिलिट्री रूल आ चुका है, तो इस डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, इस पार्टीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, मिलिट्री ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो फिर यहाँ पर अब ये स्टेप उठाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है लोगों के द्वारा। लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को नहीं चाहिए ये मिलिट्री रूल, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, लोग काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है आप कह सकते हो, क्योंकि क्लैश देखने को मिला है, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, पुलिस वाले हैं, और जो वहाँ के प्रोटेस्टर हैं, इनके आपस के बीच में एक झड़प हुई है, काफ़ी लोगों की जान गई है, लगभग डेटा ये आ रहा है 50 लोगों की जान चली गई है इसी के बीच में। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है म्यांमार के अंदर आज के टाइम पर। उसी के साथ यहाँ पे बताया गया है जो ज़्यादा से ज़्यादा म्यांमार के लोग हैं वो लोग रिफ्यूज कर रहे हैं मिज़ोरम की साइड, यानी कि मिज़ोरम की तरफ भाग रहे हैं लोग छोड़ के म्यांमार, ठीक है, और फिर मिज़ोरम से इंडिया की साइड आ रहे हैं। तो काफ़ी हद तक लोग निकल चुके हैं, काफ़ी हद तक लोग पहुंच चुके हैं, ये देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल भी वहाँ पर मिलिट्री रूल। तो क्या हो रहा है म्यांमार के अंदर, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। अभी यहाँ पर यूएसए के द्वारा एक फ्रीडम हाउस के द्वारा फ्रीडम इंडेक्स को लाया गया, फ्रीडम रिपोर्ट। अब ये फ्रीडम रिपोर्ट लाई गई, इसके अंदर बताया जाता है कौन सी कंट्री के अंदर कितना ज़्यादा फ्रीडम है लोगों को। तो इंडिया का जो स्कोर था ये कम होता हुआ नज़र आया है, यूएसए के द्वारा बताया गया इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं लोगों की फ्रीडम को सप्रेस करा जा रहा है। तो यानी इंडिया का पहला स्कोर हुआ करता था 71 100 में से, और अब की बार स्कोर गिर के हो चुका है 67। और यूएसए ने इसके पीछे का रीज़न बोला है कि यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिला है, और उस प्रोटेस्ट को सरकार ने काफ़ी हद तक सप्रेस करने की कोशिश करी है। लोगों के ऊपर सेडिशन का चार्जेस लगा देते हैं, देशद्रोह का चार्ज लगा देते हैं, जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था। आप देखोगे सीएए का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर का इशू उठाया गया है। जम्मू कश्मीर में लगभग 1.5 साल तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आई है। दिल्ली बॉर्डर पर अभी जो सिचुएशन हुई थी, ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इंडिया का स्कोर कम कर दिया गया है यूएसए के द्वारा। और यहाँ पर यूएसए ने इंडिया को एक फ्री कंट्री से इसका टाइटल चेंज करके बोल दिया है पार्शली फ्री। तो पार्शली फ्री बोल दिया, यानी कि इंडिया जो है अब फ्री से पार्शली फ्री है, यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम नहीं है लोगों को। अब ये सारी रिपोर्ट को देखते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने सीधे सीधे इस रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया कि यहाँ पर ये सब बकवास है, यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है, और इनके द्वारा बोला गया ये मिसलीड कर रही हैं, सारी चीज़ें मिसप्लेस कर रही हैं। तो यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं देखने वाले, आप कह सकते हो कि इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। नाउ पेज नंबर 11 की तरफ आएंगे। पेज नंबर 11 और 12 एडवर्टीजमेंट भरा पेज होता है, हम लोगों को मालूम है, डेली बेसिस पर हम कवर करते हैं। आते हैं पेज नंबर 13 की तरफ, देखेंगे वर्ल्ड सेक्शन यानी दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर म्यांमार का अगेन आर्टिकल देखने को मिलेगा। बात करी गई है
म्यांमार के अंदर अभी आप लोगों को मालूम है प्रोटेस्ट कितना तगड़ा चल रहा है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो उसी को देखते हुए बोला है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, लगभग 50 लोगों की जान चली गई है यहाँ पर। तो जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये लोग मीटिंग करेंगे इस क्राइसिस के ऊपर, कैसे कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन लाया जा सकता है, कैसे शांति बनाई जा सकती है, तो उसके ऊपर एक मीटिंग करी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे और एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला है, ये दुनिया के आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम लोग कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो इतने खासकर हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे बात करी गई है चाइना के बारे में। तो जो चाइना का डिफेंस बजट है वो लगभग क्रॉस कर चुका है $200 बिलियन। तो उसी को लेकर बताया गया है चाइना अपने डिफेंस बजट को लगातार इंक्रीज करता हुआ आया है और अभी भी यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा है। पहले इसका बजट हुआ करता था 6.6%, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 6.8%। हालांकि हल्का सा बढ़ाया गया है लेकिन फिर भी यहाँ पर इंक्रीमेंट ज़रूर हुआ है। तो बात करी गई यहाँ पर बजट जो है चाइना का काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, इस पैंडमिक के दौरान भी, इस कोविड-19 के दौरान भी। तो अपना जो है यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने डिफेंस प्रोडक्ट के ऊपर, डिफेंस एरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका के बारे में। तो अभी आप लोगों को मालूम है श्रीलंका न्यूज़ के अंदर क्यों था, श्रीलंका में एक इवेंट हुआ है, कौन सा, श्रीलंका एयरफोर्स का इवेंट। और यहाँ पे श्रीलंका एयरफोर्स का इवेंट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 70वीं एनिवर्सरी मनाई गई है श्रीलंका की एयरफोर्स के लिए, और उसकी वजह से इंडिया के हमारे 4 सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर गए थे वहाँ पर, जहाँ पर हमने एयर शो करा है, एक तरीके से एयर शो दिखाया है वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इससे क्या होता है, इन दोनों के रिलेशन जो है, टाइज इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपस में कोऑपरेशन बढ़ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको अब अच्छे से नोट्स बनाने हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में, अच्छे से बैकग्राउंड बनाना, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है और क्या प्रेजेंट चल रहा है और आने वाले टाइम पे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया श्रीलंका के नोट्स ज़रूर बना लेना, न्यूज़ के अंदर है ये, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिया जाए। नाउ पेज नंबर 14 की तरफ आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल कवर करेंगे। आता है ये वाला आर्टिकल, बात करी गई है आने वाले टाइम पे हम लोग ऑयल के प्राइसेस को और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। क्यों, ओपेक जो है, ओपेक के अंदर सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आती हैं। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पर जो है, अभी फ़िलहाल तो ये लोग रेट कम करने वाले हैं नहीं, और आने वाले टाइम पर जो है जो अप्रैल होगा, अप्रैल में ये जो सप्लाई है उसको नहीं बढ़ाने वाले, यानी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होगी। और ये इनके द्वारा ये बयान रखा गया। क्यों, ये लोग चाह रहे हैं एक तरीके से कोविड-19 से सारी चीज़ें रिकवर हो जाएं, फिर उसके बाद प्राइसेस थोड़े से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा बहुत सारी कंट्रीज़ को। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो ईरान है और वेनेजुएला है, इनके ऊपर आज के टाइम पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इनसे हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर नहीं सकते। अगर जैसे ही यहाँ से सैंक्शन हटते हैं वैसे ही ये दाम काफ़ी तेज़ी से गिरते हुए नज़र आने वाले हैं हम लोगों को। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ओपेक, तो इसके बारे में जान लेते हैं ये ओपेक है क्या और इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ आती हैं। तो आप लोग इस पिक्चर के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया, आप लोग देख पाओगे ये ओपेक कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आता है इक्वाडोर, वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कुवैत, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और नाइजीरिया, एंगोला। तो ये सब ऑयल को प्रोड्यूस करती है और पूरे दुनिया के अंदर ऑयल जो है यहाँ सर जाता है। ओके, नाउ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग वापस से अपने एडिटोरियल्स की तरफ, देखेंगे आज के क्या क्या एडिटोरियल्स हैं। पता है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्या हुआ था, अभी मैं चलो आपको बताता हूँ। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एक दब तो साउंड नहीं आई, और दूसरी तरफ मैंने अभी ऊपर तक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, जो हमने अभी म्यांमार के अंदर पढ़ा है ना, म्यांमार के लिए यूएनएससी की मीटिंग, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो करी, वहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पर वीडियो रुक गई थी वहीं पर। अब मैंने पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और देखा तो वहीं पे ख़त्म हो गया था, मतलब 7 मिनट का वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो वो 7 मिनट पे वीडियो रुका हुआ था, मतलब वहीं पे ख़त्म हो चुका था। तो उसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी। फिर उसके बाद मैं ये आज तीसरी बार वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपने एडिटोरियल्स की तरफ आते हैं। तो यार यहाँ पे 2 एडिटोरियल हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट भी हैं, और इस एडिटोरियल के अंदर कुछ खास बात तो बताई ही नहीं गई है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बताई नहीं गई हैं, क्या बताया गया मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। पहले ये वाला एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। बात करी गई है ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के बारे में। तो अभी आप लोगों को मालूम है ब्राज़ील ने अपनी अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करवाया है इंडिया के इसरो से।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके आर्टिकल को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करा गया है। चलो मैं आप लोगों को इस आर्टिकल को समझाता हूँ क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको हटाते हैं, अब यहाँ पर हम लोग इसको कवर करेंगे। तो यार यहाँ पे ये देखो, ये कुछ स्लाइड्स बनी हुई थी पहले से, तो मैं यहाँ पर स्लाइड्स के बारे में बता देता हूँ क्या है बेसिकली। तो देखो अभी हमने 53rd PSLV फ्लाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपके GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू में ये आर्टिकल 2-3 बार आ चुका है, ये शायद चौथी बार आर्टिकल आया है। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, फोकस में क्यों है। तो इसरो ने सक्सेसफुली ब्राज़ील की सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में इसरो ने 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। 19 में से एक थी ब्राज़ील की सैटेलाइट जिसका नाम है अमेजोनिया 1, और उसके बाद हमारे भारत की 5 सैटेलाइट थी, और 13 सैटेलाइट थी USA की। और ये सब लॉन्च करे गई हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर से, कहाँ, श्रीहरिकोटा से। और जो ये श्रीहरिकोटा, ये एक स्पेस पोर्ट है इंडिया का, आप कह सकते हो, यहाँ से ही सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देख पाओगे ये जो पिक्चर है ये द हिंदू के अंदर आया था जब ये सैटेलाइट को लॉन्च कराया गया था, उसके अगले दिन ही यहाँ पर आया था, मंडे में ये पिक्चर आया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 19 सैटेलाइट को लॉन्च करा गया है, इस PSLV व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया गया है। अब यार यहाँ पर PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये है PSLV C51 जिससे ये सारी चीज़ें लॉन्च करी गई हैं। और 19 सैटेलाइट में से मैंने आपको बता दिया 13 USA की, 5 जो है यहाँ पर सैटेलाइट्स हो गई इंडिया की, और एक जो है वो है ब्राज़ील की अमेजोनिया सैटेलाइट, ठीक है, अमेजोनिया 1। तो यहाँ पर ये थे। अब यहाँ पे बात करें इस अमेजोनिया जो 1 ये सैटेलाइट है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ब्राज़ील ने क्यों लॉन्च करवाया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जो ये मिशन गया है, ये था 78th मिशन जो कि श्रीहरिकोटा से यहाँ पर लॉन्च करा गया है। उसके बाद इसरो, देखो इसरो के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि वो दुनिया भर से सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और ऑब्वियस सी बात है, उसने ब्राज़ील की भी लॉन्च करी है, USA की भी लॉन्च करी है, तो आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। तो इंडिया ने अभी तक विदेशों की 342 यानी 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, अलग अलग 34 कंट्रीज से। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जो ये अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है, इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा जो अमेजन फॉरेस्ट है ब्राज़ील के अंदर, उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। अमेजन फॉरेस्ट क्या है, चलो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है वर्ल्ड मैप। यहाँ पे आप देख पाओगे हमारी प्यारी कंट्री, इसके कंपैरिजन में इधर आओगे अफ्रीकन नेशन, उसके बाद आओगे यहाँ पर ब्राज़ील हो गया, और ये जो पर्टिकुलरली रेड वाला एरिया है ये है अमेजन वाले फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, थोड़ा सा मैप को मैंने जूम कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर ये पूरी तरह से ब्राज़ील है, ये है अमेजन वाले फॉरेस्ट। और ये अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, यानी दुनिया भर में काफ़ी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करता है ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट, बहुत सारा ऑक्सीजन देता है पूरे दुनिया को। इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में भी सभी लोगों को नुकसान पहुंचेगा, और इसमें हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए देखते हैं, कभी आग लग जाती है तो ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर निगरानी रखने के लिए ब्राज़ील ने अपनी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है अमेजोनिया 1। नाम से याद रखना, अमेजोनिया मतलब यहाँ पर वो अमेजन फॉरेस्ट के लिए लॉन्च करी गई है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशनशिप थोड़े से इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे। आप लोग देख पाओगे जो ये नई सैटेलाइट है अमेजोनिया 1, इससे काफ़ी सारे दरवाजे खुल सकते हैं। ब्राज़ील और इंडिया के बीच में बिजनेस जो है काफ़ी बढ़ सकता है, ट्रेड बढ़ सकता है, क्योंकि होता क्या है, ब्राज़ील को ये सैटेलाइट्स बनाना आता भी नहीं था, नॉलेज बहुत कम थी। तो इंडिया के यहाँ पर साइंटिस्ट को भेजा गया ब्राज़ील, और वहाँ पर इंडिया के साइंटिस्ट ने सिखाया है अच्छी तरीके से, फिर तभी जाकर ब्राज़ील ने इस अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को बनाया है, और उसके बाद लॉन्च भी हम लोगों ने करा है। तो उसकी वजह से रिलेशन के ऊपर भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार ये था कंप्लीट आर्टिकल, यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या है अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, इंडिया ब्राज़ील के रिलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हमने इस पूरे न्यूज़ को हर तरफ से हिट कर लिया है, हर तरफ से कवर कर लिया है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का लास्ट आर्टिकल बात करेगी ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ये साइबर क्राइम क्या होता है यार, साइबर अटैक क्या होता है। आप लोग देख पाओगे काफ़ी हद तक जो हैकर्स होते हैं
पूरी तरह से हैक कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है उसको हैक कर लिया जाता है, फिर इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ करा जाता है। आप देख पाओगे बहुत सारी जगह ऐसे होता है, अकाउंट्स में से जो आपके बैंक अकाउंट होते हैं वहाँ से बैलेंस गायब हो जाता है। तो इस तरीके के साइबर अटैक्स देखने को मिलते हैं, ये साइबर थ्रेट काफ़ी देखने को मिलता है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। हालांकि आर्टिकल के अंदर कुछ काम की चीज़ें हैं नहीं इतनी, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। और इस आर्टिकल के ऊपर, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो साल 2020 है उसके अंदर ये साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, ये साइबर अटैक बहुत बढ़ गए थे। तो इसके ऊपर मैं आप लोग को एक आंसर राइटिंग पूरी अच्छी तरीके से फ्रेम कर टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, किस तरीके से आप लोग को ये आंसर फ्रेम करना है, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस साइबर थ्रेट को टैकल करने के लिए, क्या क्या हमें स्टेप लेने चाहिए, वो सब इसके अंदर डिस्कस नहीं करा गया है। लेकिन मैं आप लोगों को उस तरीके का एक आंसर राइटिंग फ्रेम कर टेलीग्राम पर दे दूंगा, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। साल 2020 में साइबर अटैक काफ़ी बढ़ गया था। बात करी गई है संडे में 28 फरवरी में, यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट आया और उसके द्वारा बताया गया चाइना के द्वारा काफ़ी सारा साइबर अटैक करा गया है इंडिया पर। तो इंडिया पर बहुत सारे साइबर अटैक देखने को मिलेंगे और वो करे गए हैं चाइना के द्वारा। एक अटैक हुआ था 13 अक्टूबर 2020 में, हम लोग को कोई खबर ही नहीं है उसकी। मुंबई के अंदर ये अटैक हुआ था, मुंबई के अंदर पावर आउटेज देखने को मिल गया था, यानी पूरी तरह से वहाँ की बिजली चली गई थी। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि वो एक साइबर अटैक था जो कि चाइनीज़ के द्वारा करा गया था, चाइनीज़ रेड इको के द्वारा, रेड इको टीम के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर फिर उसके बाद कोई और बयान आए, वहाँ की जो मिनिस्ट्री है महाराष्ट्र की, उनके द्वारा बोला गया नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर वहाँ पे जो लोगों की गलती की वजह से ये पावर आउटेज हो गया था, वहाँ पे सब पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी हद तक लोग यही बोल रहे हैं कि वो एक साइबर अटैक था। और उसके बाद इंडिया को काफ़ी बार टारगेट करा गया है, ऐसा नहीं है पहली बार टारगेट करा गया हो। इंडिया में बहुत सारे साइबर अटैक देखने को मिलेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, आप लोग देख पाओगे यहाँ से यहाँ तक ये सारे साइबर अटैक्स के बारे में डिस्कस करा गया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या साइबर अटैक देखने को मिले हैं। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडिया है, टारगेटेड इंडिया, जो साइबर अटैक्स है इंडिया के अंदर, आप देख पाओगे इंक्लूड स्टक्सनेट और उस स्टक्सनेट, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे विच हैड ऑल्सो टेकन डाउन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ईरान, ठीक है। आप कह सकते हो जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उस पर भी साइबर अटैक देखने को मिलता है। तो काफ़ी हद तक आप देख पाओगे यूएसए में भी साइबर अटैक देखने को मिला था। अगर हम हाल ही में बात करें तो बहुत सारे साइबर अटैक देखने को मिले हैं। और एक डेटा ये बताता है कि साल 2020 में पैंडेमिक के दौरान जो साइबर अटैक्स है वो काफ़ी हद तक इसके नंबर बढ़ चुके थे, और अब यहाँ पर इतने नंबर बढ़ चुके थे कि इतने साइबर अटैक पिछले 4 सालों में, पूरे 4 साल को मिलाकर हुए थे जितने साल 2020 में हुए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने इस साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी सारा डेटा वगैरह भी लीक हो जाता है। तो इसके लिए देखोगे कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। इंडिया काफ़ी अच्छे स्टेप उठा रहा है, बोला जा रहा है इंडिया ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं। इंडियाज़ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको हम लोग CERT बोलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम किया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अपग्रेडेशन किया है अपना डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस पे, ये लोग भी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने ओवरसी किया है मल्टीपल सिमिलरली नेम्ड कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, जो कि फोकस करेगा लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट, लॉ वगैरह यहाँ पर इन्फोर्स करे जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग इस साइबर क्राइम या फिर ये जासूसी या फिर टेररिज्म है इससे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेप्स उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इफेक्टिव चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। आप देख पाओगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि देखो हम लोग को इसके लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे काम की नहीं है। आपको यहाँ पर लिखने को आ सकता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक आंसर राइटिंग फ्रेम करके दूंगा, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया है, टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लेना। बेसिकली क्या क्या है, हम लोगों को एक एपेक्स बॉडी बना लेनी चाहिए कि इसके लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी नॉलेज देनी चाहिए, और जो आप कह सकते हो एक्सपर्टीज़ को हायर करना चाहिए जो कि इन चीज़ों को देखें, ठीक है। और उसके बाद पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, उनको पहली बात देखना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये कमियां छूट रही हैं जहाँ से ये साइबर अटैक देखने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों को फुलफ़िल करना पड़ेगा, देन ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ करते हैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को ख़त्म। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस भी लेट हो चुका है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।